चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं किशोरावस्था से। कहाँ से चलना है? इसमें हम लोग इसमें दो पॉइंट है। एक हम लोग को पढ़ना है किशोरावस्था, आए कि इसमें पढ़ना है नर जनन अंग के बारे में। इसमें तो आपको दो पॉइंट आएगा। बाकी इसके हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पुष्प के बारे में, है ना। पुष्प के बारे में इसको एकदम बांध लीजिए कस के दिमाग में। ये वाला आता है बोर्ड में, ठीक है। खास करके क्लास 10th के भी लिए बहुत ज़रूरी है। 10th और 12th दोनों में आता है ये वाला प्रश्न। तो आइए हम लोग चलते हैं किशोरावस्था से। देखिए इसमें कहता है कि मानव जनन अंग 11 से लेकर के 13 वर्ष में परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगता है। और इस अवस्था में बालक बालिकाओं का शरीर में कुछ होता है, कुछ परिवर्तन होने शुरू होता है। देखिए कहता है कि किशोरा जो होता है अवस्था वो कहाँ से कहाँ तक होता है पता है? 11-13 से शुरू होता है, लेकिन जाता है कहाँ किशोरावस्था? 18-19, हाँ 18 यहाँ तक जाता है किशोरावस्था, है ना। बाकी इतना उम्र में कुछ होता है, चाहे तो लड़का चाहे तो लड़की हो, उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वहाँ से शुरू होता है जो कि परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं। कहता है इसमें क्या अवस्था देखो कुछ ही कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है। कैसे जाने किशोरावस्था? क्योंकि 11 से 13 वर्ष की बालक बालिकाओं में के शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू होता है। जैसे में यहाँ लिखा है कि बालक में होने वाले परिवर्तन। जैसे में क्या लिखा है? बालक में होने वाला परिवर्तन। आइए जानते हैं, बात कर रहा है बालक की। तो बालक में होने वाला परिवर्तन, ध्यान दो ना यहाँ पे। पहला में लिखा है आइए देखिए पहला में क्या कहता है? काख और जंग घावों के बीच तथा बाह्य जननांगों के समीप बाल आने लगता है। कहता है कि जब अगर उम्र कितना है बच्चों का? अगर 11 से 13 साल की बच्चों को काख और जंघाओं के बीच में बाल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर कहता है सेकेंड में टांगों और बाहुओं पर कोमल बाल उगने लगता है। उसको हाथ पैर में क्या होता है? बाल आने लगता है। क्या हो रहा है जी? ध्यान दो इधर। फिर कह रहा है त्वचा तैलीय होने लगता है। त्वचा क्या होने लगता है? तैलीय मतलब क्या बताए थे अभी? अच्छा, क्या होने लगता है? चिकनाहट, मतलब हाथ पैर चिकना। कहता है क्या इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियाँ निकलने लगती है। देखिए इसी अवस्था में किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक बालिकाओं को चेहरा पर क्या निकलता है? क्या निकलता है? फुंसियाँ यहाँ पे लिखा है। उसको हम लोग दाना नियन दिखाई देगा वो चेहरा पर। दिखाई कैसे देगा वो? देखिए कुछ को लगता है कि केवल खाली हमको वैसा होता है, नहीं। एक सबका एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग के अनुसार होता है, वो समय होता है जो कि फुंसियाँ सबको निकलता है, ठीक है। कहता है इसमें क्या 5 में मादा के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। देखो मादा के प्रति कुछ होने लगता है, वो आकर्षण किसका प्रति? मादा के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। और मूछ और दाढ़ी उगना शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं किसका पता है? हम बात कर रहे हैं, हम बालक की बात कर रहे हैं, बालकों की बात नहीं कर रहे हैं। कहता है आवाज़ में क्या होता है? भारीपन आने लगता है। आवाज़ में क्या आता है? उसका आवाज़ फटेगा। आवाज़ कोची होगा, है ना? आवाज़ कोची होगा, उसको फटेगा और उसका आवाज़ थोड़ा भारीपन यह निकलेगा, मोटा उसका आवाज़ निकलेगा, ठीक है। फिर कहता है क्या? ध्यान दो। वृषण में न्यारुग्मक मतलब शुक्राणु निकालने लगता है। वृषण में क्या होता है? वृषण में न्यारुग्मक
मतलब नार में कुछ होता है, शुक्राणु निकालना लगता है। कितना उम्र की बात कर रहा है? हम बताए हैं ये भी किशोरावस्था देखिए शुरू होता है 11-13 से, लेकिन जाता है कहाँ तक? ये जाता है, इसका अंत है 18 से 18 से 19। कोई बात नहीं, लिखा गया। कहता है शीशन के आकार में वृद्धि होने लगता है। शीशन के आकार में कुछ होने लगता है वृद्धि। शीशन समझ में आता है? हाँ हाँ, शुक्राणु ही होता है वो। 10 में कहता है कि कभी कभी शीशन का आकार बहुत बड़ा और कठोर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि शीशन का आकार बड़ा और कठोर हो जाता है। आप बात करता है बालिकाओं में। बालिकाओं में कह रहा है, इसमें कहता है कि काक और जंघाओं के बीच तथा यहाँ होगा, ठीक है। तथा बाहर जनांग के समीप कुछ होने लगता है, बाल आने लगता है। और टांगों और बाहों पर कोमल बाल उगने लगता है और त्वचा तैलीय होने लगती है। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियाँ भी निकलने लगती है। और देखो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे मादा के प्रति, इसमें क्या दिया है? हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हाँ, तो नर के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। कहता है कि आस्तन में आकार आने लगता है। बालिकाओं की बात कर रहे हैं बाबू, तो उसका आस्तन में क्या होता है? आस्तन में आकार आने लगता है, मतलब वहाँ से उसका आस्तन में क्या होता है? शुरुआत होता है, ठीक है। कितना उम्र की हम बात कर रहे थे? 11 से बाबू 13 की अवस्था की हम बात कर रहे थे, ठीक है। कहता मानसिक चक्र शुरू होता है। मानसिक चक्र हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें पढ़ाया गया है मानसिक चक्र क्या होता है। मानसिक चक्र रज्जोधर्म उसी को बोलते हैं हम लोग, उसको 3-4 नाम से जाना जाता है मानसिक चक्र को, है ना। ऋतु स्त्राव भी हम लोग उसी को बोला जाता है। यह आप लोग 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, ठीक है। अब कहता है क्या? अंडाणु परिपक्व होने लगता है। किसकी बात कर रहा है? बालिकाओं में अंडाणु परिपक्व होने लगता है। अब हम लोग बात करते हैं किसका? नर जनन अंग का। देखिए सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ में आता है वो आपका था क्या? किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक होता है और नर और मादा में क्या परिवर्तन उसमें आता है बालक बालिकाओं में। हम लोग पढ़ेंगे नर जनन अंग में। कहता है कि नर जनन अंग में 2 वृषण अधिवृष सन शुक्रवाहिना शुक्राशय एक मूत्र मार्ग तथा शीशन एवं कुछ ग्रंथियां होती है। देखिए नर जनन अंग में कितने होते हैं वृषण? 2 वृषण अधिवृषण, मतलब आधा आधा भाग में बटा हुआ होता है वो, ठीक है। जैसे एक नाक में कई छिद्र है, उस तरीका से आगे बताएंगे हम, ठीक है। बात करता है किसका? वृषण की बात कर रहा है। बात कर रहा है किसका? वृषण। कहता है क्या यह नर जनन अंग का प्रमुख भाग है? ध्यान दो, वृषण जो है से नर जनन अंग का प्रमुख भाग है। कौची? वृषण। कहता है क्या इसमें नर युग्मक शुक्राणु को कुछ होता है निर्माण। देखिए शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वृषण में होता है। किस में होता है? वृषण जो होता है दोनों जांघ के बीच में होता है क्या? वो वृषण होता है। इसमें निर्माण किसका होता है? शुक्राणु का। निर्माण किसका होता है? कहता है कि वृषण अंडाकार होता है। कैसा होता है वृषण? अंडा के आकार के जैसा होता है। कौची? वृषण। कहता है जो उदर गुहा के बाहर दोनों जंघाओं के बीच में होता है। मैंने बताया था अभी, है ना। ये कहाँ होता है? दोनों जंघाओं के बीच त्वचा तथा पेशियों से बनी थैली। पेशियों से बनी थैली वृषण कोश में स्थित होता है। एक थैली के जैसा होता है जो वृषण कोश में कोची होता है? स्थित होता है। और वृषण में कने लिखल है? कहाँ लिखल है? कहते हैं कहता है वृषण में काय कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। हेलो, वृषण में काय प्रकार के कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्र
जनन नलिकाएं कहते हैं। और इनमें शुक्राणु का कुछ होता है, इसी में क्या होता है, शुक्राणु का विकास। कहता है शुक्र जनन नलिकाएं अंदर की ओर आपस में जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है। देखो कहता है कि शुक्र जनन जो नलिका होता है, कोची शुक्र जनन जो नलिका होता है वो अंदर की ओर आपस में कोची करके जुड़कर, अंदर की ओर आपस में जुड़कर कोची निर्माण करता है, एक अत्यधिक कुंडलित नलिका बनाती है जो अधिवृषण वाहिना कहलाता है। जो क्या कहलाता है, अधिवृषण वाहिना। इसमें बात करता है अधिवृषण। कहता है अधिवृषण वाहिना एक लंबी नलिका है। अधिवृषण वाहिना कैसा है, हाँ ये कैसा है, तो एक लंबी नलिका है जो अत्यधिक कुंडलित और किसी भी नलिका के रूप में वृषण के भीतरी किनारे से चिपकी होती है। ये वृषण के भीतरी किनारे कुछ होता है, वो चिपकी रहती है और इस रचना को अधिवृषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अब अधिवृषण में शुक्राणु कुछ होता है, संग्रह होता है। संग्रह मतलब वो एकत्र जमा होता है। वो जमा कहाँ होता है शुक्राणु, अधिवृषण में। कहाँ आता जमा वो, हाँ देखिए हम पढ़ा रहे हैं नर के बारे में, पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, तो शुक्राणु किस में बनेगा, वृषण में। अब अगर बात की मादा में तो कहाँ, अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में होता है अंडाणु के, खाली पुरुषों के बारे में नहीं जानिए, कुछ लिखा गया अंडाणु, बताया गया मैटर है। बात करता है शुक्रवाहिका का। कहता अधिवृषण से करीब 25 सेंटीमीटर, देखिए अधिवृषण से बात किसका कर रहा है, शुक्रवाहिका की बात कर रहा है। तो अधिवृषण से करीब 25 सेंटीमीटर लंबा नलिका निकलती है। कहाँ से निकलती है, अधिवृषण से। कहाँ से निकलता है, से मान लीजिए ये देखिए अधिवृषण है, तो यहाँ से कितना दूरी पर का आ रहा है, 25 सेंटीमीटर नलिका निकालता है जो शुक्राणुओं को, कुछ लिखा हुआ है, शुक्राणुओं को मूत्राशय तक पहुँचाता है। मूत्राशय बताया गया था, है न, शुक्राणु कहाँ तक पहुँचाता है, मूत्राशय तक। देखिए शुक्राशय क्या होता है, इसमें कहता है कि यह एक जोड़ी ग्रंथियाँ हैं। शुक्राशय क्या है, एक जोड़ी ग्रंथियाँ हैं जिसे शुक्राशय द्रव अस्रावित होता है। अब यह ग्रंथि की नलिका शुक्राशय नलिका कहलाता है। यह ग्रंथि की नलिका क्या कहलाता है, शुक्राशय की, जो आगे चलकर शुक्रवाहिका से मिलकर, आगे चलकर शुक्रवाहिका से मिलकर क्या लिखा हुआ है, सखलन नलिका निर्माण करती है, जो आगे चलकर पूर्वास्थ ग्रंथि में प्रवेश करती है। और पूर्वास्थ ग्रंथि में दोनों नलियां मूत्राशय से आने वाली नली के साथ, कहाँ से आ रहा है, मूत्राशय मतलब समझ में आता है, जहाँ मूत्राशय मतलब जहाँ पे मूत्र जमा रहता है, वहाँ से आने वाली नली के साथ जुड़कर मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। निर्माण किसे करता है, मूत्र मार्ग का। ठीक है, आप देखिए बात कर रहा है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है, मतलब पेशाब की रास्ता की बात कर रहा है। ठीक है, मूत्र मतलब पेशाब, मार्ग मतलब रास्ता, पेशाब की रास्ता। कहता यह एक लंबी अमाशल नली है। एक कैसा, एक लंबी अमाशल, ये माशल नली है। ठीक है, कहता है जो शीशन के मध्य से होते हुए बाहर की ओर खुलता है। किसके मध्य की बात कर रहा है, शीशन की बात कर रहा है। ये देखिए, ये जो है देखिए शीशन है। ठीक है, ये देखिए इसकी देखिए बात कर रहा है। ठीक है, तो बात कर रहा है इसके अंदर की। ये कहा कि शीशन के मध्य मतलब बिचवा की बात कर रहा है। ठीक है, ये कर खोपड़िया है, ऊपर में खोपड़ी एक लगा हुआ रहता है, कवर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो कहता है कि शीशन के मध्य से होते हुए बाहर की ओर खुलता है। एक मध्य से होते हुए कहाँ खुलता है, वो
बाहर की ओर खुलता है तो मूत्र मार्ग से मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर की ओर निकलता है। और मूत्र मार्ग से मूत्र कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। मूत्र कहाँ निकलता है? मूत्र तथा वीर्य कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। बात करता है किसका? पुरस्थ ग्रंथियाँ का। कहता है यह मूत्राशय के आधार पर स्थित छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। ये जो होता है इसे मूत्राशय के आधार पर देखा जाए तो एक छोटी सी क्या है? एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथियां हैं। इसमें पुरस्थ द्रव स्रावित रहता है। इसमें क्या भरा हुआ रहता है? द्रव। कहता है पुरस्थ द्रव के कारण वीर्य की शुक्राणुओं को क्या करता है? उसे उत्तेजित करता है। बात करता है वीर्य की। वीर्य में कहता है कि पूरा द्रव शुक्राणु द्रव और शुक्राशय द्रव निकालकर वीर्य बनाता है। ये सब निकालकर कुछ ही बनाता है। आगे बात करता है कॉपर ग्रंथि। नहीं, सुधार लीजिए। कहता है कॉपर ग्रंथि। कहता है पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे, पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी कॉपर ग्रंथि होती है। अब इससे एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो मूत्र मार्ग के दीवार से मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट और जलन से बचाता है। और मैथुन के समय यह द्रव मादा की योनि की अम्लता को कर देता है, नष्ट कर देता है तथा शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में क्या करता है? वो सहयोग करता है। कौन? कॉपर ग्रंथियाँ। बात करता है शीशन की। ये देखिए क्या होता है। इसमें कहता कि यह एक मार्शल बेलनाकार रचना है। ये कैसन है? बेलना के जैसन है। कहता है जो पुरुष का मैथुन अंग है और इससे होकर इस शुक्राणु मादा की योनि में पहुंचता है। अब इसी से होकर शुक्राणु कहाँ पहुंचता है? मादा की योनि में पहुंचता है। और शीशन के ऊपर का गोलाकार भाग ग्लास कहलाता है। शीशन के ऊपर का गोलाकार जो भाग होता है उसको क्या कहलाता है? ग्लांस। उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लांस। और जिस पर एक मांसल त्वचा का आवरण होता है, उस पर क्या होता है? एक मांसल त्वचा का आवरण होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। उसको क्या कहते हैं? जैसे में यहाँ देखिए, ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये वाला पूछा है बोर्ड में, ठीक है। ये है नर जनन अंग का चित्र। नर जनन, नर जनन। देखिए इसमें वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं, बताया गया था। देखिए इसी में क्या रहता है जमा हुआ? इसमें क्या रहता है? शुक्राणु रहता है। इसमें क्या रहता है? शुक्राणु रहता है, ठीक है। ये देखिए क्या है? शीशन है। इसमें मूत्र मार्ग कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं। ये क्या है? देखिए मूत्र मार्ग कहाँ से निकला हुआ है? मूत्राशय से। ये देख यहाँ पेशाब जमा हुआ रहता है। पेशाब वहाँ क्या रहता है? कितना रहता है वहाँ पता है? क्या लीटर? 1.5 लीटर रहता है वहाँ पर जमा। कितना लीटर जमा रहता है? 1.5 लीटर। जब यहाँ ज़्यादा जब होगा ना, बताए थे इसमें हम, नहीं मिला? पढ़ाया गया था ये वाला, एक बार आप बताया गया इस वीडियो में। देखिए मूत्र मार्ग कहाँ से खुला है भाई? मूत्राशय से खुला है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसको प्रीप्यूस। ये देखिए पेशाब देखिए यहाँ से निकलता है बाहर, ठीक है, मूत्र मार्ग के माध्यम से। इसको एक बार बना लेंगे घर पे। बात कर रहा है किसका? मादा
ये आपका शायद लास्ट पॉइंट होगा मादा वाला में। कहता है मादा जनन अंग में अंडाशय, देखिए मादा की बात कर रहा है। मादा जनन अंग में अंडाशय, फलोपिया नलिका, गर्भाशय नहीं गर्भाशय, गर्भाशय कोमा योनि तथा योनि भाग होता है। इस ये वाला भाग किस में होता है? मादा में किसका भाग बताया जा रहा है? जनन का। मादा अंग का भाग कौन कौन है? अंडाशय, फलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि। ठीक है, कितना भाग है? हाँ हाँ आधया होगा। हाँ हाँ तथा यहाँ सही लिखा हुआ है भाग। इसका मतलब कुछ होता है? तो कुछ ही होगा, भाग लिखल है वो। वालवा बताएंगे इसमें वालवा कहाँ पे होता है, सबसे आगे वाला में हिस्सा में आता है वो वाला। ठीक है, बताएंगे वो वाला वालवा कहाँ होता है। देखिए सब समझ में आएगा। देखिए बात कर रहा है कहाँ से? अंडाशय की। हम लोग इसको सिंगल करके पढ़ेंगे। बात कर रहा है किसका? अंडाशय की। कहता है इसमें कि प्रत्येक स्त्री में एक जोड़े अंडाशय होता है। प्रत्येक स्त्री में कितना जोड़ा अंडाशय होता है? दो। एक जोड़ा मतलब दो अंडाशय, एक दाएं और एक बाएं ओर होता है, जो उदर गुहा के निचले भाग में स्थित रहता है। अब कहता है अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु की विकसित होती है। अंडाशय में क्या होता है विकसित? अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु होती है विकसित। बात करता है फलोपियन नालिका की। इसमें कहता है कि ये एक जोड़ी चौड़ी नालिकाएं हैं। ये कैसा होता है? एक जोड़ी चौड़ी नालिकाएं हैं। ऊपर वाला बात कर रहा है, बताएंगे अभी। ठीक है, इसमें होगा इमेज। कहता है जो अंडाशय से शुरू होकर, शुरू कहाँ से होता है बच्चों? अंडाशय से शुरू होकर गर्भाशय तक जाती है और फलोपिया नलिका की दीवारों पर सीलिया लगी होती है। फलोपिया नलिका की दीवारों पर क्या लगी होती है? सीलिया लगी होती है, जो अंडाणुओं को गर्भाशय तक, जो अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने में कौन? सीलिया। अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में सपोर्ट कौन करता है? सहेलियन है, सीलिया है। बात करता है गर्भाशय की। यह एक पेशीय थैली ऐसी रचना होता है। गर्भाशय रचना कैसन होता है? थैली के। कहता है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में है। देखिए ये मूत्राशय और मलाशय के बीच में होता है। कौन चीज? गर्भाशय कहाँ होता है? मलाशय और मूत्राशय के बीच में होता है ना। कहता है क्या गर्भाशय में ही भ्रूण का, भ्रूण मतलब समझ में आता है? हाँ, जायगोट का निर्माण होने से पहले क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो उसका निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में। कहाँ होता है उसका निर्माण? वो बहुत छोटा होता है ना। वो पानी के ही जैसा होता है, वो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, खाली पानी जैसा ही होता है। आइए, कहता है कि समान स्थिति में गर्भाशय गुहा में 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। वो लंबा कितना होता है? 6 से 8 सेंटीमीटर कुछ लंबा होता है गर्भाशय। वो फैल जाता है जब बच्चा होता है तो। ठीक है, बोले ना, वो इसी पढ़ाएंगे आगे। देखिए, लेकिन भ्रूण विकास के दौरान इसका आकार बढ़ने लगता है। मैंने बताया ना कि जैसी जब उसमें भ्रूण जब कुछ होगा, जब विकास होगा तो गर्भाशय का आकार कुछ होगा, बढ़ने लगता है। कुछ होने लगता है, बढ़ने लगता है।
बात करता है किसका? देखिए आया है योनि की बात कर रहा है। कहता है यह एक पेशीय नली के समान रचना, ये कैसन है? पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर कोची होता है, कोची, हाँ याद रखेंगे, ये सब आ सकता है। कहता है यह बाहर की ओर भांग नामक छिद्र में खुलती है। ये कहाँ खुलता है? भाग लिखा हुआ, ये वाला वहाँ पे देखें लिखा हुआ था, ठीक है। कहता है यह कहाँ खुलता है? तो बाहर की ओर भाग नामक छिद्र में खुलती है और भाग एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है। भाग जो होता है से एक पतली झिल्ली से कोची रहता है, वो ढकी हुई रहती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइमेन। देखिए हाइमेन, हाइमेन, ठीक है। हाइमेन क्या होता है? बोलेंगे कि भाग जिस झिल्ली से ढकी होती है वो कोची होता है? हाइमेन। कभी कभी लड़कियों में हाइमेन टूट जाता है, लड़की में हाइमेन कभी कभी क्या होता है? टूट जाता है। पता है टूटता कैसे है? देखिए दौड़ने से टूट जाता है, साइकिल को चलाने से हाइमेन टूट जाता है। क्या होता है हाइमेन? बताएंगे इसके बारे में आगे, ठीक है, बट अभी आप लोग इतने ही जानिए इसमें। कहता इसी से होकर शीशन मादा की योनि में प्रवेश करता है। इसी से होकर शीशन जो होता है से मादा के योनि में कुछ ही करता है, प्रवेश करता है। और जन्म के समय की शिशु इसी रास्ते से बाहर निकलता है। किस रास्ते से बाहर निकलता है? योनि के रास्ते से बच्चा कहाँ निकलता है? आप देखिए बाहर निकल गया बच्चा। देखिए इसी बात कर रहा था, देखिए ये देखिए योनि है, इसी से क्या होता है? हाँ इससे क्या होता है? बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें बता रहे थे अंडाशय कितने इसमें जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, दो होता है, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर होता है। देखिए अंडाशय इसमें 2 गो है। और इसमें एक बताया था फलोपियन नलिका, ये देखिए ये कौन भाग है? फलोपियन नलिका ये वाला, ठीक है। और इसके बाद हाइमेन, देखिए ये देखिए हाइमेन यहाँ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाइमेन बहुत जल्दी टूट जाता है, इसको टूटना अनिवार्य है, टूटना बहुत ज़रूरी है, नहीं टूटेगा वो भी एक बहुत बड़ा परेशानी बन जाती है। इसलिए दौड़ने से, धूपने से जो लोग तैयारी जो करता है, बिहार पुलिस लड़की लोग जो रहती है, उसको सबसे पहले हाइमेन टूट जाता है ये वाला। क्यों? उसको छलांग लगाना पड़ता है, उसको कूदना पड़ता है, उसको दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जब दौड़ती है, जब तैयारियां जब करते हैं बिहार पुलिस दरोगा वाला, तो उससे पहले उसका हार्मोन टूट जाता है। और उसके बाद साइकिल को चलाने से ही बहुत जल्दी टूट जाता है हाइमेन, ठीक है। अभी आपको क्या रहा? बलवा। इसी को हम लोग बात कर रहे थे कुछ का भाग। देखिए बलवा बोले सबसे आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं? बलवा बोला जाता है, बलवा होता है, ठीक है। बलवा वाह होता है। निषेचन कहता है क्या? संभोग के समय जब, देखिए आइए इसमें बात करता है निषेचन में। कहता है कि संभोग के समय जब नर वीर्य मादा की योनि में अस्खलित होता है तो वीर्य की शुक्राणु गति करके, देखिए संभोग के समय जब नर का वीर्य मतलब कह सकते हैं हम शुक्राणु, बचवा क्या कह सकते हैं? शुक्राणु। और मादा के कोची होता है? योनि में प्रवेश करता है। तो वीर्य की शुक्राणु गति करके और फलोपियन नलिका में पहुंचता है। वो गति करके कहाँ पहुंचता है? इसमें कहाँ है फलोपियन नलिका? देखो तो एक बार, सबसे ऊपरे वाला भी नहीं कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ से देखिए शुरू होता है ये, और डायरेक्ट कहाँ आता है? सपाक्षण, एकदम सपाक्षण भागेगा कहाँ? फलोपियन नलिका। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी उसको बोला जाता है। हाँ याद रखेंगे, ठीक है। कहता है कि जहाँ मादा युग्मक के साथ सहयोग करता है, अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होने पर सफल हो जाता है, तब यहाँ होगा, सुधार लीजिएगा, तब निषेचित अंडे का आगे विकास गर्भाशय वहाँ होगा।
यहाँ तब होगा, तब निषेचित अंडे का आगे विकास गर्भाशय में होने लगता है, जो विकसित होकर 9 महीने में एक शिशु के रूप में जन्म होता है। आपको पता है कि गर्भाशय में एक बच्चा को पलने में कितना टाइम लगता है? 9 महीना टाइम लगता है। टाइम कितना लगता है? देखिए, इसमें हम एक और आपको बताएंगे कि 1 महीना में बच्ची कैसा होता है, उसका वजन कितना होता है, 2 महीना वाला कैसा होता है। पता, एक बार बच्चा करवट फिरता है, कितने महीना में फिरता है? कभी कभी बच्चे 7 महीना में किसी किसी खो जाता है, 7 महीना भी होता है, फिर भी अच्छा रहेगा। वो होता है ऐसा भी नहीं रहता है, कमजोरी की वजह से नहीं रहता है। 9 महीना बदलता है। जब बच्चा गर्भाशय जब बाहर जब निकलता है तो उसका पहला हिस्सा क्या निकलता है? सिर निकलता है। और जानवर के कुछ निकलता है? निषेचन की क्रिया तभी होती है जब मादा युग्मक अंडाशय की कोची करता है? परिपक्व करता है। मानसिक चक्र देखिए दिया है, मानसिक चक्र। आइए थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें कथा स्त्रियों में यौन आरंभ के साथ आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं? मानसिक चक्र, या तो उसको क्या बोलते हैं? रजोधर्म। मानसिक चक्र के प्रारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगता है। मानसिक चक्र के समय कुछ होता है? अंडाणु परिपक्व होने लगता है। अब अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलने लगता है। देखिए, अंडाशय से कौन हार्मोन निकलता है? ये हार्मोन बड़ी खराब होता है, ठीक है। ये हार्मोन बदमाश बना जाता है बच्चों का। कहता है जिससे गर्भाशय की दीवार में कुछ आवश्यक परिवर्तन आने लगता है और मादा में एक कॉपर्स ल्यूटियम एक कुछ लिखा हुआ है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावन होता है, जो इस हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की दीवार कुछ होता है? मोटी हो जाता है। अगर 36 घंटा के अंदर निषेचन की क्रिया अगर नहीं होती है तो अंडाणु कुछ होता है? नष्ट। उसका टाइम है, निषेचन करने का टाइम क्या है? 36 घंटा। अगर वो नहीं करता निषेचन तो फिर उसे क्या होता है? शुक्राणु नष्ट हो जाता है। कहता है और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बंद हो जाता है, जिसके कारण गर्भाशय की ऊपरी स्तर की कोशिकाएं टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। जब वो टूटता है तो उससे क्या होता है? रक्त बहना शुरू हो जाता है और रक्त तथा नष्ट अंडाणु योनि से, यहाँ से होगा, योनि से बाहर निकलने लगती है। यही क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मासिक स्राव। आपको पता है कि मासिक स्राव के समय है न गर्भाशय योनि के रास्ते से है ना, से होगा, मैंने बोला था। योनि के रास्ते से क्या होगा? खून निकालना, ब्लड निकालना चालू हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मासिक चक्र बोलते हैं। ये वाला शुरू कितना उम्र में होता है? ई देखिए, ई जो होता है ना, ये वाला 55 की उम्र में बंद हो जाता है। 55 की उम्र में 45 तक जाता है, वहाँ तक। हाँ, वही 55 की उम्र में बंद हो जाता है, बताए थे एक बार। 40 से 45, हाँ करीबन। क्यों कौन लोग बूढ़ी हो जाता है? कुछ होता है? हाँ हाँ
मीनार कहते हैं, शुरुआत में होता है वो वाला। बात कर रहा लैंगिक जनन की संचारित रोग। कहता यौन स्तंभ से होने वाला सकारात्मक रोग को लैंगिक जनन की संचारित रोग कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया जनित रोग, गोनोरिया, सर्विसाइटिस, सिफिलिस। वायरस में कहता है जनित रोग क्या है? सर्विस, कैंसर, एड्स, हर्पिस। और इसमें जनसंख्या ये वाला आता है, 5 नंबर में पूछता है ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। कै नंबर में आता है ये वाला क्वेश्चन? 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। हाँ देखिए, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। कै विधि है एक? कहता जनसंख्या के सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या को क्या करना? सीमित रखना क्या कहलाता है? जनसंख्या एक स्वच्छ और सुखी परिवार के आधार परिवार में कम लोग का होना होता है। इसके लिए अपनाए जाने वाली योजना परिवार नियोजन कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय एकदम पूछता है ये वाला, याद रखिए। पूछा है क्वेश्चन बैंक, जान करके पलट करके देखिए एक बार, पूछा गया है ये वाला प्रश्न। पहला क्या? प्राकृतिक विधि। अगर मैथुन की क्रिया कुछ दिनों तक रोक दिया जाए तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, जिससे अंडाणु क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। कहता यांत्रिक विधियाँ पहला प्राकृतिक, दूसरा में क्या है? यांत्रिक। पुरुष के लिए कंडोम के उपयोग से, किसका उपयोग से बात कर रहा है? कंडोम के उपयोग से शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है ना। कंडोम के उपयोग से शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने के लिए उसे रोका जा सकता है। देखिए कंडोम जो होता है एक रबड़ के जैसा रहता है। ये कैसा होता है? कैसा होता है? पतला रहेगा, रबड़ नियन। हाँ वही कैसन रहता है वो? रबड़ नियन रहता है वो, पतला रहेगा। देखें आप लोग बैलून, उसी का जैसा रहता है, वाइट में रहेगा। कहता है कि स्त्रियों के लिए डायफ्राम, कॉपर यहाँ लेकिन टी होगा, ये वाला टी वाले पढ़ना है बहुत भयानक से। कॉपर टी और लूप आदि के द्वारा। कहता रासायनिक विधिया में, इस विधि में स्त्रियों को गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग करना होता है। देखिए रासायनिक विधिया में क्या होता है न, कि स्त्रियों को गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना होता है, या कुछ रासायनिक क्रीम स्त्री की योनि में लगाया जाता है। कुछ रासायनिक क्रीम वगैरह होता है जो स्त्री के कहाँ लगता है? योनि में लगाया जाता है, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, आगे इसमें कहता है, लास्ट आपको पॉइंट होगा ये वाला। कहता है सर्जिकल विधियाँ। इससे सर्जिकल सर्जिकल विधियाँ। कहता इससे पुरुष या स्त्री की नसबंदी की जाती है। सही बात है, पुरुष और स्त्री दोनों में कुछ होता है नसबंदी। एक नास होता है उसको काट दिया जाता है, जिससे शुक्राणु निकलता है ना, वहीं से उसको काट करके और फिर उसको बांध दिया जाता है ना। देखते इससे पहले पढ़ते हैं। कहता इससे पुरुष और स्त्री की नसबंदी की जाती है। नसबंदी में पुरुष की शुक्रवाहिका को काट कर धागे से बांध दिया, उसको इतना काट करके फिर उसको मोड़ करके धागा से कुछ कर दिया जाता है। ऑपरेशन होता है, उसे कुछ होता है। एक कभी कभी सुनो होंगे, किसी औरत को अगर बच्चा अगर पैदा अगर नहीं करना है तो क्या करवाती है? नसबंदी करवाता है बच्चों। उससे कभी कभी नहीं सुने हैं, नहीं हमारा एक ही को चाहिए, हमको 2 को चाहिए, हमको 4 को नहीं चाहिए। 2 के बाद कुछ करवा लेता है वो, नसबंदी करवा लेता है वो। क्या करवा लेता है वो?
नसबंदी मतलब वो अपना नस को काट करके उसको मोड़ देता है, उससे क्या होता है कि बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसमें कहता है जिससे देखो लिखा हुआ है कि जिससे शुक्राणु बाहर निकाल नहीं पाता है। एक बार नसबंदी करने के बाद शुक्राणु बाहर नहीं निकलता है। और उसी प्रकार स्त्रियों में होता है। उसी प्रकार किस में होता है? तो स्त्रियों में होता है कि फलोपिया नलिका के धागे से काट कर, किसको काट इसमें जा रहा है? धागवा से काट करके और बांध दिया जाता है। उससे क्या होता है कि अंडाणु बाहर नहीं निकलता है। उससे क्या होता है? अंडाणु बाहर नहीं निकलता। इसमें कितना है विधियाँ? जनसंख्या नियंत्रण की कई विधियाँ हैं? क्यों लिखल है? धागों से काट कर बांध दिया, सही लिखल है। अब इसमें नहीं है। ठीक है, अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शाम हो चुका है।